मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। सबसे पहले तो हम ये बात आया कर दें कि हमारे जो इस शो का प्लान था वो तकरीबन 3 घंटे पहले जो है वो आउट द विंडो चला गया है। हमारी कोशिश और तैयारी पूरे हफ्ते ये रही थी कि PIA के हवाले से और गुलाम सरवर खान साहब की जो एक अमेजिंग किस्म का इंकशाफ या इल्ज़ाम था पार्लियामान में 262 पायलट्स के हवाले से और उनके लाइसेंसेस जो हैं वो मशकूक, अव्वल तो जाली और फिर बाद में मशकूक होने के हवाले से उस पर बात करनी थी। उसके अलावा दीगर डेवलपमेंट्स थी जिनके ऊपर बात करनी थी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डिसीजन सामने आया है। एक बहुत बड़ी खबर जो कि एक एक्सपेक्टेड खबर थी ऑल द सेम, लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट की 6 मेंबर इंतजामी कमेटी जो कि आईनी तौर पर सरबराही करती है अपने अंडर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट की, उसने फैसला किया है कि रावलपिंडी की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जनाब जस्टिस अरशद मलिक साहब जो हैं उनको उनकी सर्विस से बरतरफ कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि ये वही जज साहब है जिन्होंने अल अजीजिया और हिल मेटल के हवाले से रेफरेंसेस में फैसले दिए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो फैसले जो कि इस वक्त उस सज़ा का सबब बने जो कि बाद में जाके जिससे नवाज शरीफ साहब की बेल हुई, इसका पैरोल हुआ। इस हवाले से उनके ऊपर एक 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज साहिबा ने बशमूल दीगर PML नून के सीनियर लीडरान के साथ एक वीडियो और ऑडियो एविडेंस के साथ, मुबैना तौर पर वीडियो और ऑडियो एविडेंस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उनके मुताबिक अरशद मलिक साहब जो हैं वो एक और किरदार जो कि नासिर भट्ट साहब बाद में जाहिर किए गए थे और उनके साथ एक और साथी के सामने ये इंकशाफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो उनके ऊपर असर डाल के, उनके ऊपर प्रेशर करके, उनको ब्लैकमेल करके ये फैसला दिया गया है। उसके बाद जब इसकी कंप्लेंट हुई, इसका जब खातिर खा इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई, तो अरशद मलिक साहब का खुद का एफिडेविट जो है वो कोर्ट के अंदर जमा कराया गया और उस कोर्ट के सामने अरशद मलिक साहब का एडमिटेड कॉन्डक्ट, अरशद मलिक साहब के अपने आप के मुताबिक उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उनके ऊपर किसी और का असर था, लेकिन उनके अपने आप के मुताबिक उनके एफिडेविट में उनका कहना यह है कि उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब का असर था और उनको एक मशकूक वीडियो दिखाई गई थी। वो वीडियो जो है वो मैनिपुलेटेड और एडिटेड थी। उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ साहब के साथियों ने उनको ये वीडियो दिखाई थी। फिर उनका कहना यह था कि उनको हुसैन नवाज साहब से मिलाकर मस्जिद नबी के बाहर या हरम शरीफ के बाहर हुसैन नवाज साहब से किसी मशकूक किरदार ने मुलाकात कराई थी और वहाँ पर हुसैन नवाज साहब ने उनको रिश्वत 50 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी और उनकी ज़िंदगी संवारना और ज़िंदगी तब्दील करने की रिश्वत की पेशकश की थी कि वो इस बात को वाज़ेह कर दें कि जैसे उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है रेफरेंसेस के अंदर फैसला करने के लिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। उसके अलावा उनके अपने आप के मुताबिक उन्होंने उनके ऊपर दीगर भी उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब से फैसला देने के बाद मुलाकात की। उनके अपने आप के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर उनके ऊपर प्रेशर था कि वो ये बता दें कि उन्होंने ये फैसला जो है वो किसी तासुब की बुनियाद पर दिया है। वहीद साहब, ये उन जज साहब का अपना कहना था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया जब इस तमाम मामले का नोटिस लिया कि ये जो वीडियोस हैं ये अगर किसी मशकूक शख्स ने बनाई हैं या जिसकी वीडियो है उसकी अगर लाइल्मी में बनी है और दीगर 13 और नुकात थे, अगर ये सब कुछ है तो फिर ये वीडियो एडमिसिबल इन एविडेंस तो नहीं है। लेकिन जिस तरह आज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने फैसला किया है, जो इन जज साहब ने अपने आप की कही बातें एक्सेप्ट, एडमिट और एफिडेविट पे दी हैं, वो ही काफ़ी हैं कि ये कॉन्डक्ट है अनबिकमिंग ऑफ अ जज और इन्हें बरतरफ कर दिया है। आपसे मेरा पहला सवाल कि जब इतना बड़ा क्लेम सेल्फ एक्सेप्टेड है तो जो ट्रायल इन्होंने किया था, जिस ट्रायल के हवाले से वो ये बातें कर रहे हैं, वो अब मिस ट्रायल होने जा रहा है। देखें, पहली बात यह है कि कानून का सबसे बड़ा तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ हो नहीं बल्कि होता नजर भी आए। अब अगर जज साहब को जो है हाई कोर्ट की इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने ये डिक्लेयर किया है कि उन्होंने इस ट्रायल में अपने आप को मिसकंडक्ट किया, तो लिहाजा इससे हम ये समझें कि जो बुनियाद उनको रिमूवल की बनी है, यानी उनका अल अजीजिया के केस में मिसकॉन्डक्ट,
तो फिर वही बुनियाद और उसी बात की बुनियाद पे ये भी कहा जा सकता है कि जो ट्रायल और उसके बाद जजमेंट आती है तो फिर कैसे हो सकता है कि उसकी वो क्रेडिबिलिटी हो कि कोई तीसरा इंसान जो इस ट्रायल को, इस जजमेंट को, इस सारे मामलात को देख रहा हो और वो ये ना सोचे कि क्या ये यहाँ पे इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या नहीं। हमने इस हवाले से पीटीआई की जो बुलंदोबांग दावे थे शुरू में, जब ये मरियम नवाज की तरफ से क्लेम सामने आई थी, उस हवाले से बात करने के लिए और दीगर उमूर पे बात करने के लिए आज दावत दी है जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा को। बहुत तवील मुद्दत के बाद हमारे शो की मेहमान हुई हैं, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीटीआई अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, ये इस पे अगर आप फरमा दें, आपके उस वक्त के लॉ मिनिस्टर, उस वक्त की मांगने खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन उस वक्त के और अभी के भी जो स्पेशल असिस्टेंट है अकाउंटेबिलिटी के, उन सब का ये मौक़िफ़ था कि ये एक जज को प्रेशर और एक जुडिशल सिस्टम को ब्लैकमेल करने की पीएमएल नून की तरफ से कोशिश है। लेकिन जो पीएमएल नून का जो बादियो नज़र अव्वल दिन बयानिया था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने इंसाफ को बरतरफ करते हुए कम से कम इस तरफ तो इशारा किया है कि ऑल वाज नॉट वेल इन दैट ट्रायल कोर्ट। देखिए, टू बी एब्सोल्युटली फ्रैंक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो पिछले 40 साल में नहीं हुए और उस पे हमने भी बहुत काम किया। नैब रिफॉर्म्स पे भी, जुडिशल रिफॉर्म्स पे भी, आपको पता है नैब पे भी रिफॉर्म नहीं हुआ 10 साल, जुडिशल रिफॉर्म्स पे भी काम नहीं हुआ। और ये हम सब का, ठीक है, जजेस हैं, मोहतरम हैं, हम उनकी डिसीजंस को मानते हैं बिकॉज हमें आइन के तहत चलना है। लेकिन ये बात बिल्कुल बरहक है कि जिस किस्म की हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जिस किस्म की हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो उसमें तरामीम करके बेहतरी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। बट वी हैव आवर ओन कमेंट्स। लेकिन ये इस वक्त हम एक जजमेंट के मेयार और मेरिट्स के ऊपर असल में इशू नहीं है। इशू ये है कि जज साहब ने वो जजमेंट देते हुए, जिसके मेयार को आप बिल्कुल तनकीद का शिकार बना सकती हैं और शायद बनाना भी चाहिए बहुत सारे लीगल मुबस्सिरीन के मुताबिक, लेकिन उन जज साहब का उस जजमेंट को देने की वजह बकौल उनके खुद एक बायस या फिर एक वजह बनी कि वो मुलाकातें हुई उनकी नवाज शरीफ साहब से, उनकी मुलाकातें हुई हुसैन नवाज साहब से, उनको एक वीडियो दिखाया गया जो उनके मुताबिक मशकूक और जाली था। ये उनका खुद का कहना है और पीएमएल नून की एलिगेशन ये है कि उनको ये किसी और ने वीडियो दिखाया और उनके ऊपर किसी और तरह अंदाज होने की कोशिश की। लिहाजा ये उनकी जजमेंट का मेयार नहीं, बल्कि उनकी जजमेंट देते वक्त और एक इतने बड़े मुकदमे में फैसला करते वक्त उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल, जो कि आज एक कमेटी ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब दिया है जिस पर। तो लिहाजा दिस इज नॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ जस्टिस, दिस इज समथिंग मोर, डोंट यू थिंक? आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ जस्टिस में सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो गैर जानिबदार होना होती है। तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस में जब आपको ये लगे, हो सकता है हमारी साइड को लगता हो कि जी एक केस में उनको दोनों केसेस में पकड़ना चाहिए था, तो क्यों नहीं दोनों केसेस में पकड़ा, दूसरी साइड को कुछ और लग रहा हो, राइट? तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हाईलाइट्स कि अगर 40 साल में फॉर एग्जांपल आपने इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन देख ली है और बरमला कहा जाता है कि यहाँ हर रिपोर्ट में आया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पिछले 40 साल में नहीं हुए, ना टैक्स रिफॉर्म्स हुए, ना एनर्जी रिफॉर्म्स हुए, ना नैब रिफॉर्म्स हुए, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, पीआईएम। मैडम, योर पॉइंट इज वेल टेकन। जी, योर पॉइंट इज वेल टेकन कि हर निज़ाम जो है वो पुरानी पिछली हुकूमतों की वजह से एक ऐसे स्टेट में है, तो फिर जुडिशियल सिस्टम खासकर लोअर जुडिशरी का भी उसी किस्म का हाल है। लेकिन जहां आप ये चीज़ मानती हैं और तनकीद का निशाना भी जुडिशल क्वालिटी को और जजमेंट्स को और जजेस को अगर बनाती हैं, तो वहां पे फिर जो दूसरी साइड भी जो है किसी और वजह से कहती यही है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है और जिस तरह से अभी तक चला है आपकी हुकूमत में, उस पे भी फिर सवाल उठते हैं कि आप जब खुद ही कह रही हैं कि ये क्वालिटी है और ये जो है वो इंटेग्रिटी है, तो फिर बाकी जो प्रोसेस है उसको भी ये सवाल तो उठेगा ना। और एक जो चीज आज विजुअल सामने आ रहा है वो ये कि जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा दी
वो जज बरतरफ हो गया। तो हाउ डू यू प्ले दिस पॉलिटिकली ऑल्सो? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने एक खाका पेश किया, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। मैं आपसे इसलिए एग्री कर रही हूँ कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी, अगर ये हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स और सिस्टम सही होता, हमारी प्रोसिक्यूशन सही होती, इस वक्त आपको एक ऐसा नैब और एक ऐसा सिस्टम नजर आ रहा होता जो 6-6 महीने लटका के, उसके बाद बेलें दे के, उसके बाद ओपन शट केसेस जैसे हैं, उनको पता नहीं कितने साल बंदा मर भी जाता है, उसके बाद भी चलते रहते, तो ये ना होता। पीटीआई का सबसे बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा नारा भी ये है और हमारी कोशिश भी है, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी पे आए हैं। आपको याद होगा कि हमने पायलट्स फारिग किए, मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में जाके कहा कि फेक डिग्रियों वालों को आपने फारिग क्यों किया, स्टे ऑर्डर लेके आए और उनको स्टे ऑर्डर मिले कोर्ट में से। तो ये यहाँ ये और उसके बाद एक और क्रैश हो गया, 97 बंदे और मर गए, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी आपने तो इंस्टीट्यूशंस की रेप्यूटेशन खराब कर दी। गुलाम सरवर खान साहब ने 262 फेक डिग्रीज का कहा। इसकी जो हकीकत है वो कुछ इस तरह है कि ये 262 ऐसे पायलट्स हैं जिनको सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिवॉर्ड करदा लाइसेंस उनके पास हैं, और वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के ही दिए हुए हैं। उनके लाइसेंसिंग पे शक व शुबात इस बात पे जाहिर होते हैं कि जिस वक्त उनका लाइसेंस था उस वक्त वो या तो फ्लाइंग कर रहे थे या फिर उनके ऊपर शुकूक का इजहार किया जाता है। लिहाजा ये गुलाम सरवर खान साहब ने एक हेडलाइन तो बना दी ये कह के, लेकिन चंद दर्जन 2 दर्जन के लगभग पायलट्स के अलावा ये मशकूक जरूर है, लेकिन अब ये कोई फाइनल उनके खिलाफ ना एडजुडिकेशन हुई है, ना उनको मौका मिला है अपनी सफाई पेश करने का कि उनके पास ये लाइसेंसिंग ठीक है या नहीं है। लेकिन नतीजतन इस दौरानिये में हमारी पीआईए का यूरोपियन स्काइज में दखल बंद हो गया है, और सिविल एविएशन के हवाले से जिनके ऊपर असल में जिम्मेदारी का डालनी चाहिए, उसके हवाले से, रेगुलेटर के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी देखना बाकी है। नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी आपको। मैं आपके प्रोग्राम में या नदीम मलिक के प्रोग्राम में आई थी क्योंकि मैंने इस पे आरटीआई लिखा हुआ है, और 3 साल पहले मैंने ये वार्न किया था। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन पे लिखा था, मैंने कहा जी ये सिविल एविएशन अदारा है, अभी क्रैश हुआ है, अल्लाह माफी दे, बड़े बड़े किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के जानने वाले, मेरे भी आपके भी होंगे, उसमें गए। मैंने कहा कि इसका हेड आपने लगाया शुजात अजीम को, मैंने लिखा कि वो तारिक अजीम के भाई है, कोर्ट मार्शल्ड आदमी है, कोर्ट मार्शल्ड आदमी है। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, उनको हटाया एज एन एडवाइजर, उन्होंने एज एन असिस्टेंट उसको लगा लिया। ये 2010 और 2018 में ये सब कुछ हुआ है। ये अगर आप ये करते रहे और आपने हर दफा जाके कोर्टों से आपने यहाँ स्टे ऑर्डर्स ले लिए या तरमीम में आपने ना किया, तो फिर मुझे बताएं कि 2 चीजें होती हैं जिससे तरक्की होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का आपने हाल देख लिया कि आज पेंडेमिक आया, 1600 आपके पास वेंटिलेटर थे, 30 साल में 1600। आपके पास हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, एक हॉस्पिटल नहीं है माँ और बच्चे की स्पेशलिटी का 40 साल में। लेकिन ये 262 पायलट्स को जाली डिग्री का कह देना पार्लियामान के अंदर, जिसके नतीजे में यूरोप के अंदर आपकी फ्लाइट बैन हो गई, आपके दीगर पायलट्स दीगर एयरलाइंस के लिए काम करने वाले ग्राउंड हो गए, और ये बात फिर बाद में जाके वाटर डाउन खुद ही की कि नहीं उनकी डिग्री शायद मशकूक है, उनके पायलट सर्टिफिकेशन मशकूक है। आपके ख्याल में मुनासिब है? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जी मैडम। एक अल्लाह माफी दे, ये ऑपरेशन होना है, ठीक है, मेरे किसी चाहने वाले का फैमिली का या आपके किसी चाहने वाले का फैमिली वाले का, ठीक है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने जिसने आपका हार्ट बाईपास करना है आपके चाहने वाले का, उसकी डिग्री जो है वो अभी सस्पेक्ट है। वुड यू लेट हिम टच योर बॉडी? वुड यू लेट हिम टच योर बॉडी? तो जरा उनका सोचे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे एक फैमिली ने कहा है कि हमारी आवाज बनो और मीडिया भी हमारी आवाज बने। वो उस फैमिली ने ये कहा है कि जी आप जाके मीडिया वालों को भी कहें कि वो कह रहे हैं जी नुकसान हो गया इंस्टीट्यूशन का, हमारा तो पूरा
खानदान लुट गया, जो हमारा नुकसान जी जी बिल्कुल मैडम, ये कोई नहीं कह रहा कि जिसका लाइसेंस 1 सेंट भी मशकूक हो उसको आप अप्लाई करने दें। आपकी मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम की। आपने अगर इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गए हैं और उनके अंदर मशकूक लोग हैं तो आप ये कहें कि जी नहीं ठीक है मशकूक है, पहले वो मेरा जी मैडम बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। देखिए सवाल ये है कि गुलाम सरवर खान साहब ने जो शक जो जाहिर कर रहा है वो वही सिविल एविएशन का इदारा है जिसने वो लाइसेंसेस दिए हैं। लिहाजा मशकूक होना या ना होना और उनकी पर्सनल हेयरिंग अभी बाकी है और ये ऐन मुमकिन है। और एविएशन माहिरीन जो हमारे मुल्क में इस चीज को कवर करते आए हैं वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इन 262 में से अक्सरियत जो है, वाज़े अक्सरियत जो है, उनके ऊपर ये इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि गलत लगाया जा रहा है और मैं नहीं कह रहा कि उन सबको ग्राउंड नहीं कर देना चाहिए, लेकिन मैडम इस बयान को देखिए उन्होंने किस तरह पेश किया, उसको जाली कह के पेश किया। हमारे रेगुलेटर के अंदर जो 2 रुपए का पहले अगर किसी का एतमाद था तो वो उठ गया और इस वक्त आप नतीजा देख लीजिए। मैं तो सिर्फ ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ ये चीज हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आप 2 रुपए के रेगुलेटर को सेव करने के लिए 97 लोगों की फैमिलीज को तबाह होने से बेहतर समझते हैं तो देन यू रोके। आई एग्री विद यू। नहीं मैडम तो ये नहीं कह रहा कि किसी एक की भी जान जाया होनी चाहिए। और दूसरा जो एविएशन क्रैश हुई है उसमें इन दोनों पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो कंफर्म जेन्युइन थे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस गुफ्तगू PML नून का भी मौक़िफ़ लेंगे। हम अरशद मलिक साहब की जुडिशल उनके डिसमिसल के हवाले से बात कर रहे थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की रेफरेंसेस पे फैसले दिए थे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जस्टिस अरशद मलिक साहब को अपने ओहदे से हटा दिया गया है। इसी हवाले से हम बात कंटिन्यू करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा PTI की सीनियर रहनुमाएं हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और पिछले सेगमेंट में भी साथ थी। और मोहम्मद जुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध और PML नून के सीनियर रहनुमा अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, ये अरशद मलिक साहब का जो सिनारियो है उसको अगर मैं थोड़ा ट्रेस बैक करके शुरू उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करूं, क्योंकि उस वक्त तक कोई किसी किस्म की उम्मीद कुछ नज़र नहीं आ रही थी। एक जजमेंट थी, एक कन्विक्शन थी। और अगर जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाए और ओवरऑल जो सुनते भी हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद जुबैर साहब में PML नून भी पूरी तरह यूनाइटेड भी नहीं थी। काफ़ी खदशात थे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और उसका एक बड़ा नतीजा आता है और जज साहब रिमूव किए जाते हैं। थोड़ा सा बताइए उस वक्त क्या कैफियत थी, क्या डिसीजन मेकिंग थी और क्या सोच थी, और ये जो आज कल्मिनेट हुई है बात उनके रिमूवल में, और देयरफॉर इसकी बुनियाद पे जो जजमेंट है अब उसको बहुत सीरियस क्वेश्चन मिस ट्रायल का उठेगा रेलेवेंट फोरम पे। उसकी हम मेरिट्स की बाद में बात करेंगे, बल्कि मेरिट्स की तो बात नहीं करेंगे बट उसका तज्जिया भी लेंगे कि आगे मिस ट्रायल हो गया तो क्या होगा। लेकिन कैसे सर आप वो टाइम का थोड़ा हमें बताएं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा सिलसिला अरशद मलिक साहब के हवाले से वो बेड़ा उठाया था, मरियम नवाज साहिबा ने उठाया था, क्या माहौल था? PML नून में भी बताया जाता है एक राय नहीं थी। ये जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था तो इस पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ राय थी। लीगल जो एक्सपर्ट एक साहब थे उनकी राय थी कि ये ना करें बिकॉज इससे लीगली कोई फ़ायदा उठाना हो। फिर आपको पता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से इस चीज़ों को देखा जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बहुत से दूसरे क्वेश्चंस उठेंगे। पॉलिटिकली आई थिंक देयर वाज यूनानिमिटी, पॉलिटिकली यूनानिमिटी अमंग द क्राउड जो मैं मेंशन कर रहा हूँ जो उस वक्त मौजूद थे। और मैं ये कह रहा था कि देखें जी बात ये है कि बड़ी सिंपल सी है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल परसेप्शन को ठीक करना, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। मियां नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर हैं। हम कन्विंस्ड है कि उनको गलत सज़ा हुई, स्टार्टिंग विद द डिस्क्वालिफिकेशन और इंक्लूडिंग दिस वन। और अगर हम डुबियस शो कर सकते हैं और get the confirmation from all the relevant authorities, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री है, जिसमें हाई कोर्ट है, अगर वो सब उनको डुबियस करेक्टर के तौर पर और उनको निकाल देते हैं, पहले तो सस्पेंड किया था आज निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट अबाउट द जजमेंट? तो जज के बारे में तो फैसला आ गया है। सो अभी हमारा जो काम मुकम्मल नहीं हुआ, बट इट्स अ मेजर पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर अस कि हम हमेशा से ये कहते थे। अब जो इन्होंने घुमाने की कोशिश की थी कि ये
कैसे हासिल किया, ये क्यों पहुंचे, ये कैसे इंटरव्यू किया गया था, उसकी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की गई है। और ये मैंने उस वक़्त एग्जांपल ये दी थी कि एक बैंक ब्रांच में डकैती हो और चोर ये पूछे कि जी ये इसकी फ़िल्म कैसे बनाई गई थी जिसमें मुझे पहचानना में आसानी हुई थी। बट दैट्स अ सेकेंडरी इशू। द मोर रेलिवेंट थिंग इज़ कि एक जज 2 नंबर था, और 2 नंबर अगर जज था तो वो 2 नंबर का जजमेंट कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है। कोई और सोसाइटी होती तो इसको वहीं क्वेश्चनमेंट हो जानी चाहिए थी। बट दैट्स अ लीगल बैटल जो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, देखें अब ये हम जहाँ खड़े हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पहली एक जजमेंट अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जहाँ पे ये आज नजर आया है कि जज जिसने जजमेंट दी वो बरतरफ हो गया। जजमेंट की आगे क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, मिसट्रायल डिक्लेयर होगा या नहीं, वो अब जज हाई कोर्ट बताएगी। लेकिन पॉलिटिकली अगेन जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जजमेंट थी उसमें से एक बड़ी जजमेंट जो है वो आज बहुत ज्यादा इखलाकी तौर पे मुतनाज़ा हो गई और कल को कानूनी तौर पे सेट असाइड भी हो सकती है। तो पॉलिटिकली आपके ख्याल से, आज आपने बात की पॉलिटिक्स की, आपके ख्याल से पॉलिटिकली क्या फर्क पड़ेगा? और एक ऐसे माहौल में जहां हम देख रहे हैं कि -1 की भी बात हो रही है और प्रेशर एक है हुकूमत पे और इश्यूज हैं, कुछ उनके अपने हैं, कुछ दुनिया से आ गए, कोविड आ गया वगैरह, तो पॉलिटिक्स इस आज के फैसले से क्या बदलेगी, मायने खेज होगी आज की बात या नहीं? There are 3 segments of a society politically. एक तो वो हैं जो कि PMLN के सपोर्टर्स हैं और उनको कभी शक नहीं था, सो वो दे आर ओवरवेल्म्ड, उनके लिए एक विंडिकेशन है और उनको जाहिर सी बात है एज पॉलिटिकल फॉलोअर्स हर एक को एक अच्छी न्यूज़ चाहिए होती है इन द पॉलिटिकल फील्ड। जो PTI के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वो उधर ही खड़े रहेंगे मोस्टली जहां वो खड़े थे और वो कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट होता है जो न्यूट्रल होता है, जो खबरों के बेसिस पर और परसेप्शन के बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाता है, और हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे लिए मीडिया किस तरह से इसको तनाजुर में पेश करता है, जिस तरह साबिर शाकिर जो कि इतने कोई हमारे बड़े सपोर्टर नहीं हैं, जब उन्होंने एक आज स्टेटमेंट दी कि PMLN को एक बहुत बड़ा एक एज मिला इससे, सो पॉलिटिकली तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। मसला यहाँ होता है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई थी कि जी आपने, हम अगर कोई बात ऐसी करते हैं जो किसी के लिए भी वो जजमेंट के हवाले से कोई इशू बनता है, तो मसला ये होता है कि पाकिस्तान में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सबका इत्तेफाक है, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है, चाहे उसका लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ हो या रिटायर्ड जर्नल हो या जो भी हो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, कि हमारे यहाँ जो फैसले किए गए हैं ओवर द डेकेड्स, कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने, वो इतने डुबियस फैसले हैं कि आज हम बड़े खुल के उन पर इतराज़ कर सकते हैं। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला था या इरशाद हसन खान जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने जब 2000 में वैलिडेट किया था माशाल्लाह और 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दे दिया, पर जस्टिस मुनीर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दिस वाज अ कंटिन्यूएशन of that bad aspect of our judicial history जिसकी बुनियाद पर ये मियां नवाज शरीफ के साथ किया गया। सो हमें तो कोई शक नहीं है और हमें सिर्फ ये है कि इट्स अ पैसेज ऑफ टाइम, बट हमारे लिए पॉलिटिकली वापस उस सिचुएशन में आना जहां हम ये शो केस कर सकें और सबसे ज़्यादा अपने सपोर्टर्स को इत्मीनान में ले सकें कि आपने सब देख लिया कि किस तरह से यहाँ फैसले होते थे और ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हमें ये भी नहीं पता जज साहब अभी क्या मुड़ के कहेंगे कि जी उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर था एंड सो ऑन। ज़ुबैर साहब, असल में आप लोग इसको पॉलिटिकली तो बिल्कुल इस तरह एक विक्ट्री ही स्पिन करें और मिसट्रायल के ग्राउंड्स भी मजीद पुख्ता होते हैं आज के फैसले के बाद, मगर सर अरशद मलिक साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये वाजे कर देना हमारे एविडेंशियरी क़वानीन, जिसके अंदर ये साफ जाहिर है कि जितने भी वीडियो एविडेंस जो अव्वल तो आपने जो दिखाई है और दोयम जो आप लोगों के पास मजीद है शायद जिसका कहीं कहीं से इंकशाफ आता है, वो सब जो है वो एडमिसिबल एंड एविडेंस नहीं है जब तक कि वो एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग सर्विस से अव्वल तो बनाई ना गई हो और फिर वो जिसकी वीडियो बनाई जा रही है उसके इल्म में ना हो कि वो उसकी वीडियो बनाई जा रही है। लिहाजा इस वक्त अरशद मलिक साहब को बरतरफ करने की वजह उनका अपना हल्फनामा बना है
और उन्होंने अपने हल्फनामे के अंदर जो प्रेशर का इजहार किया है सर, वो सारा प्रेशर आप लोगों की तरफ के प्रेशर का इजहार किया है कि हुसैन नवाज ने उनको 500 मिलियन रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। सजा हमें मिली है। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा कि लाइकली है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज का जो उनका डिसमिसल है वो ऑन हिज ओन एक्सेप्टेड मिसकंडक्ट है। देखिए ना, वो फाइन लाइन जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो लीगली के क्या एडमिसिबल है नहीं है, बट हमारे नज़दीक और कॉमन पाकिस्तानीज़ के नज़दीक बड़ा वो तो जस्टिस इरशाद का भी अगर आप रीज़न देख लेना कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों अलाउ की थी एक सिटिंग जनरल को, तो वो भी एक उसको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही जस्टिफाई करते हैं। पॉइंट बड़ा सिंपल है, किसी भी सोसाइटी में आप एक ऐसे जज को इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं लगाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न। अगर वो प्रेशर हमारे प्रेशर में आके उसने कुछ किया था या किसी और के प्रेशर में आके किया था, किया तो उसने गलत था, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। अब ये आप सेकेंडरी बातें कर रहे हैं, माइनर बातें कर रहे हैं। नहीं जाफरी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप जब एक अब आज का जो फैसला है वो कहता है कि जज साहब ने इस केस में अपने आप को मिसकंडक्ट किया, अब वो चाहे उनके हल्फनामे की बुनियाद पे कहा गया हो या किसी भी और बुनियाद पे कहा गया हो, तो अब क्या जरूरत रह भी गई है वीडियो को प्रूव करने की? सवाल ये भी तो होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने होगा कि अब अगर जज साहब ने उस केस में अपने आप को मिसकंडक्ट कर ही लिया, तो अब वीडियो तो साबित करने की जरूरत नहीं है। ये सब जुडिस मामला है, इसका कोई बहुत ज्यादा मेरिट पे कमेंट्री तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर एडमिटेड पोजीशन पे आपको बरतरफ कर दिया गया है, तो जिस केस के हवाले से आप पोजीशन एडमिट कर रहे हैं वो केस तो आपने फेयरली। अच्छा बॉयज, हैदर, मैं इसमें एक और चीज कहना चाहता हूँ। देखिए ना, पहले तो जब ये जज का कैरेक्टर का हमें नहीं पता था, बट उससे पहले आप फैसला देखें ना, फैसला पाकिस्तान के कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की थी। उनके फैसले में सजा 7 साल की इसलिए दी गई थी कि जी हुसैन नवाज ने, वो जो उनकी हुसैन नवाज की कंपनी है उसका कोई 80% प्रॉफिट जो है मियां नवाज शरीफ को भेजा था, इसलिए मियां नवाज शरीफ कैन नॉट जस्ट बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द डिविडेंड दैट वाज सेंट बाय हुसैन नवाज। 80% भेजा था तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी कंपनी हो गई। कौन सा पाकिस्तान का कानून इस तरह से इंटरप्रेट करता है? भाई मेरी बेटे की कंपनी है, वो 100% जो भी कमाए मुझे दे, या मैं किसी अपने दोस्त को दूं, नेबर को दूं, उससे हाउ डू यू देन इंटरप्रेट कि जी ये चूंकि मुझे पैसे मिले हैं और वो देने वाला भी विलिंग है, अच्छा, कि कह रहा है कि मेरी कंपनी क्या है, तो आपने विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी अदर एस्पेक्ट टू लिंक मियां नवाज शरीफ टू दैट कंपनी, करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस की बात से बरी करते हुए ये फैसला किया था कि उनके पास असासजात जो हैं वो उनके जराए से कहीं ज्यादा हैं, और इसकी दलाइल के बीच में अल अजीजिया की बेनिफिशियल ओनरशिप का हवाला उन्होंने जिस तरह आप दे रहे हैं दिया था। अंदलीब साहिबा के मुताबिक ये ओपन एंड शट केसेस हैं। जिस तरह आप कहते हैं पॉलिटिकल एरिना के अंदर आज आपकी फतह है, हालांकि लीगल एरिना के अंदर फतह की वजह आप लोगों की अपने हवाले से जो इल्जामात लगे हैं वो शायद बनी हो। इसी तरह अंदलीब साहिबा लीगल हवालात के हवाले से जितनी भी कमजोरी हो इन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस में, पॉलिटिकल रेल्म के अंदर पीटीआई ने बिलखुसूस और दीगर न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज ने भी इन द पॉलिटिकल एरिना नाम खराब करना और इस बात को सियासी तौर पे साबित कर देना कि जैसे ये ओपन एंड शट केसेस हैं, उसमें आप लोग भी काफी हद तक कामयाब रहे हैं। इसमें देखिए मैं 2 बातें कहूँगी। पहली बात तो यह कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ सिमिलर केस जब इन्होंने कहा जी बड़ी विक्ट्री हुई है। आपको याद होगा जब पहला पनामा का फैसला आया था तो विक्ट्री डिक्लेयर की गई थी और वो 3-2 में उन्होंने कहा जी मिठाइयाँ बांटी गई, और फिर बाद में पता चला कि वो गले पड़ गए। इस केस में भी ये 1-1 था ना, कोई एक केस हमारे हक में था, एक केस इनके हक में था। ये ना हो कि आगे जाके दोनों केस इनके खिलाफ हो जाए, बिकॉज दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, तो वो भी आप देख लें। लेकिन जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी हमारे लिए पॉलिटिकल विक्ट्री है, और आपने भी कहा -1, और मतलब पिछले एक हफ्ते से था कि जी इनके तो नंबर पूरे नहीं होंगे, फिर ये बजट पास नहीं करेंगे, फिर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। असल प्रॉब्लम है लीडरशिप का। एक लीडर आपका बाहर भाग गया, वो कॉफ़ियाँ पी रहा है, कह रहा है कि जी मैं बीमार हूँ,
और दूसरा लीडर जो है वो कहता है मैं यहाँ बीमार हूँ, छुपा हुआ है। और मरियम तो आपको पता है कि चुप कर रोजा लेके बैठी हुई है। तो जब आप हेडलेस लीडरलेस हों तो आप छोटी बड़ी जो मर्जी चीजें कर लें, आप सेनेट में चले जाएं, आप असेंबली में आ जाएं, सड़कों पे तो ये खैर आते ही नहीं है, लेकिन आप ये एक रेटरिक है जिसका कि खुद ये एडमिट करते हैं आप सारे। मैडम मेरे ख्याल से आपसे मुत्तफिक होंगे मोहम्मद जुबैर साहब कि असल मसला लीडरशिप का है। मोहम्मद जुबैर साहब इस बात पे मुत्तफिक होंगे आपसे कि असल मसला लीडरशिप का है, उनका इशारा फिर कहीं और होगा। ये पार्लियामान के अंदर -1 का हवाला देना हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से, मैडम आप समझती हैं कि कुछ क़यासराइयाँ थी जिनको वो ख़त्म करना चाह रहे थे, या महज ये उनके अपने जहन की इख्तरा थी? देखिए आप लोगों ने ये मीडिया में डिस्कशन हो रही थी, ये तो -3 ऑलरेडी है, ये तो -3 है ना। नवाज शरीफ साहब देखें मिन्नतें कर करके मैडम वो -400 है। मरियम भी मिन्नतें कर रही है, -3 तो वो ऑलरेडी है। हमें कह रहे थे कि जी आप -1 हो जाए, तो उसका हमने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? पिछली दफा हमने 20 के -1 देखिए -1 का हवाला वजीर आजम साहब ने अनप्रोवोक्ड दिया, तो लिहाजा ये, और क्योंकि क़यासराइयाँ थी कि आपकी काबीना में 2 मजीद वजीर आजम मीटिंग है। ये तो तकरीरें जो हुई हैं बजट की, उन तकरीरों के अंदर इन्होंने कहा जी इनका तो आपको याद नहीं है, आप बिलावल ने कहा जी वजीर आजम तो अब इस्तीफा दे दें, चले जाएं, आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। ये तो नेशनल असेंबली की तकरीरें थी जिसपे कि शाह साहब ने भी कहा कि भाई कौन होते हैं आप पूछने वाले, और फिर हमने भी जवाब दिया, हमारा बनता था जवाब देना जब हमसे सवाल हुआ। ठीक है, लीडरशिप की बात हुई है, कहा क्या ये आपको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। तो भाई साहब ये मैं इस बात से ऑब्वियसली सवाल तो यही है कि ये -1 की उन्होंने बात क्यों की, लेकिन ये जो आधी बात इमरान खान साहब ने की, उनकी मुशर्रफ साहब की हुकूमत की राय नॉटविथस्टैंडिंग, ये बात तो ठीक है। अगर खान साहब ये अकाउंटेबिलिटी में माइनस कुछ कर दें तो ये प्रॉब्लम्स उनकी सरफेस से हट जाएंगी। बहरहाल आप इस हवाले से कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था देखें लीडरशिप की बात की गई है अभी, तो मैं मोहम्मद जुबैर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या अंदरूनी तौर पे PML नून की जो लीडरशिप है वहां पे कुछ फर्क पड़ता है सर इस बात से, क्योंकि ये एक मौक़िफ़ था जो आज प्रिवेल हुआ है जहां पे इस बात को आगे तक ले जाने की बात थी, तो जो अंदरूनी तौर पे 2 डिफरेंट अप्रोचेस की बात होती है, एक जरा अग्रेसिव और एक जरा पैसिव, तो उसमें कोई फर्क हम देखेंगे कि कौन सी लीडरशिप की सोच जो है वो ज्यादा भारी अब PML नून में होगी, या आपके ख्याल से ये एक रूटीन के तौर पे आगे बात चलेगी जिस तरह चल रही है? देखिए अगर हर बॉल फेंकेगी फुल टॉस तो हम चक्का मारेंगे। आज मतलब इतनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख पे इतनी पुअर परफॉर्मेंस किसी की नहीं थी, और वो जब कल सर्वे भी आया था तो उसमें ये क्वेश्चन हो रहा था कि क्या PMLN का इसमें कंट्रीब्यूशन है या PTI की अपनी नाअहली है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। PTI की नाकामी तो बिल्कुल सबके सामने वाज़ेह है कि हर फील्ड में मईशत के ख़ास तौर पर बिल्कुल तबाही है। आज भी अगर आप देखें एक ट्रेन एक्सीडेंट और हो गया, आप कहाँ तक छुपते फिरते रहेंगे, ये उस वजह से हुआ था, ये इस वजह से हुआ था। और मैं बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी से डिफरेंस बताऊँ हमारी हुकूमत में और इनकी हुकूमत में। हमें फ़ख्र होता था कि हम बाहर जाके ये बताएंगे कि इस महीने या इस क्वार्टर या इस साल जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें ये हमने कामयाबी, हमने अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम कर दी, हमने गुर्बत इतनी कम कर दी, हमने ग्रोथ इतनी बढ़ा दी, हमने टैक्स रेवेन्यू इतने बढ़ा दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या करते हैं?
ये कहते हैं कि हमने क्यों नहीं अचीव किया, इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है, इस फेलियर की ये वजह है, BRT इसलिए नहीं बना, ग्रीन लाइन इसलिए नहीं बनी, पानी का मंसूबा कराची में जो फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो इसलिए नहीं बना। सो दे हैव ऑल द रीजंस। दूसरी बात ये कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने जिन मुश्किल हालात में, सेमी मार्शल हालात में जिस तरह से ऑपोजिशन की है हिम्मत के साथ, और जिस तरह से हमें टारगेट किया गया और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, वो बहुत एक मुश्किल मरहला था। का ये आपकी ऑपोजिशन की या महारत से ज्यादा हुकूमत के अपने मेरे ख्याल से मसाइल कुछ शायद ज्यादा टेलिंग रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी मैं जुबैर साहब से जमहूरियत की, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करते हैं और बखूबी करते हैं, कि देखें जुबैर साहब, ये जो -1 वाली चीजें वो जनरली एक कोई जमहूरियत की स्पिरिट के अगेंस्ट ही इस्तेमाल होती आई हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा हुआ है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी बिल्कुल आइन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन अमूमन इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को डिरेल करने के लिए। अब कतई नजर इस बात से कि आप इमरान खान साहब को सिलेक्टेड समझें ना समझें, लेकिन ये जो प्लॉयज होते हैं ये अमूमन डेमोक्रेसी को वीकेन ही करते हैं। तो आप आज समझते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस और -1 की बातें जो हैं वो जमहूरियत के बेहतरीन तकाजों में हैं, क्योंकि आपका तो प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि नहीं, इलेक्शन सही नहीं हुए थे, आप फिर से जनरल इलेक्शन कराएं। बट यहाँ पे जब आप इस तरह बात करते हैं तो वो थोड़ा जी बिल्कुल आई एग्री। देखें ना, -1 पाकिस्तान की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हर चीज़, हम कोई स्वीडन में तो बैठे नहीं है, जब -1 की जब गूंज आती है तो उसमें उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट नज़र आता है। और फिर जिस तरह से ये सारा फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया, इंटरव्यू आया, फिर शाह महमूद कुरैशी ने जैसे तकरीर की, वो भी किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए थी, असद उमर की तकरीर एंड सो एब्सोल्युटली। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मतलब जब से ये बात शुरू हुई है, -1 क्या, इमरान खान इज़ नॉट द प्रॉब्लम, पूरी की पूरी टीम प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी टीम प्रॉब्लम है। क्या अभी मिसाल के तौर पर अभी पेट्रोल का क्राइसिस आया था, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के फैसले थे, उसमें मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के फैसले थे, उसमें तमाम फैसले जो थे वो तो इमरान खान को जाके बाद में बताया था। तो यानी आप ये मानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप ये मानते हैं -1 की बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, -1 और नो कॉन्फिडेंस मोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। -1 इज अ कॉन्स्पिरेसी विच इज हेज्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट, कि जी ये कोई किसी की मर्जी है कि जिसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान के बगैर हम फिर आगे लेके चलते हैं। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अगर आता है तो वो तो उस हुकूमत को, ट्रेजरी को आउट कर देगा पूरी की पूरी। उसमें क्या खराबी बात है, उसमें क्या खराब है? सही है सर, उसमें भी वही तारीखी खराबियां हैं, जो तारीखी खराबियां आप -1 का हवाला देते हुए कहते हैं। बहरहाल अंदलीब साहिबा, आपको इस पे रिस्पांस आपके लिए फेयर है मैडम, के जुबैर साहब तफरीक करते हुए फरमाते हैं कि वो अपने काम किए हुए चीज़ों को हाईलाइट किया करते थे, आप लोग नाकामियों की वजूहात देते हैं। क्या ये बात आप तस्लीम करती हैं कि पहले 2 साल वैसे नहीं गुजरे जैसे सबके ख्वाब थे? देखिए, पहले तो जो इन्होंने, इनकी हिस्ट्री अभी देख लें, जो इन्होंने सेनेट में नो कॉन्फिडेंस ट्राई किया था उसका क्या हाल हुआ था। 100 बिस्मिल्लाह ऑपोजिशन है, 10 दफ़ा नो कॉन्फिडेंस करें। अभी भी ये जो बजट था इस पे भी इन्होंने कहा था, मतलब मैं तो हमारी तो कहते हैं टीम सारी चले है, खराब है, अच्छी है, जैसी है, इनकी टीम तो भाग गई है, मतलब 3 लीडर ही भाग गए, टीम तो छोड़े आप। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 वो सब भागे। नहीं, मुझे जवाब देने दें, अच्छा, दूसरी बात आप करते हैं जी परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली 4 दफ़ा आए, 7 दफ़ा प्रोविंस में आए, कहते हैं जी जब हम बाहर जाते थे फख्र से सर बुलंद होता था। मैं आपको ये दिखा रही हूँ 2 कंपैरिजन्स, और ये मैंने नेशनल असेंबली की तकरीर में भी दिखाए हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। एक में इंटरनेशनली क्या कहा जा रहा है, और ये मैं दूर की बात नहीं कर रही, ये मैं 2018 की बात कर रही हूँ, पेंट हाउस पायरेट्स, यानी डकैत पेंट हाउस के, how the mega rich former prime minister of Pakistan and his sons have plowed millions into London's swankiest property empire। और ये देखें 6 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स, अभी भी परफॉर्मेंस की नहीं बात करेंगी, अभी भी देख लें, कांट टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, है ही कुछ नहीं। BRT तो बना नहीं सकते, पेशावर की 5 साल हो चुके हैं। असल में ऑपोजिशन में भी बहुत खूब थी,
और गवर्नमेंट में भी ठीक लगती है अगर गवर्नेंस हो रही हो, लेकिन गवर्नेंस का सवाल था। मैडम टाइम कम है, आई डोंट वांट टू कट यू ऑफ। 2 साल हो गए, कैमरामैन से पूछने अपने पाकिस्तान की वो अच्छा था पहले या अब अच्छा है? इधर उधर कहाँ जा रहे हैं इंटरनेशनल पेपर्स? वो भाई आप बीआरटी पहले बना लेंगे ना तो हम आपको सल्यूट करेंगे, मैं खुद आऊंगा हाथ मिलाने के लिए। आपसे जिस हुकूमत से बीआरटी नहीं बनता ना, वो हुकूमत को हक नहीं बनता। थोड़ा सा हौसला, सच के लिए सच तल्ख होता है और कड़वा होता है, और थोड़ा सा हौसला करें। बड़ी अजीब बात है कि मैंने एक दफा नहीं बीच में बोली, ठीक है, मैं एक दफा बीच में नहीं बोली, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ और उसको आप परफॉर्मेंस देख ले। उन्होंने परफॉर्मेंस सारी कोविड के बाद कौन सी इकोनॉमीज हैं जिन्होंने 2 साल में परफॉर्म किया है। ये है जी फाइनेंशियल टाइम्स का 17 जून का, इन पाकिस्तान द आउटलुक has improved markedly since the 2018 general election victory of इमरान खान। उन्होंने कहा जी मूडीज ने उनको पहले नेगेटिव दिया था 2018 में, अभी उन्होंने उसको स्टेबल कर दिया है, और इसमें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू शुड बी इन्वेस्टिंग बिकॉज बिजनेस हैज इम्प्रूव्ड एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज बेयरिंग फ्रूट। सू करें जाके फाइनेंशियल टाइम्स को, परफॉर्मेंस को, और ये कहते हैं कि इनका सर फखर से बुलंद होता है। जरा वहां लंदन की सड़कों पे जाके फिरें, इनको वहां फिरने नहीं देते लोग जो इनको और इनका इसहाक डार का और जो इनका हाल करते हैं। They can't even come out and travel on the roads of London। तो अंजलि साहिबा, लिहाजा आप अपनी पिछले 2 साल की कारकर्दगी से ऐन मुतमईन है और फखर से उसकी वजाहत फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल से दे रही है। नो, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला जुमला मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि अभी हमें 2 साल हुए and there is a lot of improvement required। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैं जब केपी को डिफेंड करने भी आती थी, आप आधा मिनट मुझे दे दें तो मैं 3 साल आप यही केपी के मुतालिक कहते थे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, ये नहीं हुआ, जेल ब्रेक हो गई, ये, और उसके बाद केपी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोविंस बन गया, और 5वें साल पहली दफा हिस्ट्री ऑफ केपी में केपी ने एक पार्टी को री इलेक्ट किया 3 गुना मार्जिन से। सो डोंट वरी, 2 साल में यस सब चीजें नहीं हुई, बहुत चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास 3 साल है। अगर आपने इनको 7 मौके दिए प्रोविंस में और आपने 4 मौके दिए वहां, तो मेरा ख्याल है 1 मौका तो हमें देना चाहिए। 2023 में मेरे से आप सवाल कर लेना, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगी। ऑलराइट, अब बिल्कुल खत्म हो गया भाई साहब। मैं सिर्फ 30 सेकंड बता देता हूँ, परफॉर्मेंस कहाँ से जज करते हैं, अगर आप मौका दे दें मुझे 30 सेकंड का। एक तो आप बताइए, उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी 2 साल पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? क्या गुर्बत में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है। क्या लोगों की नौकरियां गई हैं? हाँ, मिलियंस के एतबार से गई हैं। क्या लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट्स बने? नहीं बने। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि अब्बास साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। facebook.com/agenda360 हमारा फेसबुक लिंक है, @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @hedavi10 हेदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jferii मेरा ट्विटर हैंडल है। हम ट्विटर पे इस शो की सुर्खियां और फेसबुक पे शेयर किया करेंगे। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 पे हाजिर होंगे।